ढेर की ढेर मिलती हैं। कोई बड़ा भारी समृद्ध नगर बस रहा था। वास्तव में वहां अब से कोई 2500 वर्ष पूर्व एक विशाल नगर बस रहा था। आजकल जिसे गंडक कहते हैं, उन दिनों उसका नाम सीही था। आज ये नदी यद्यपि इस गांव से कई कोस उत्तर की ओर हटकर बह रही है, किंतु उन दिनों ये दक्षिण की ओर उस वैभवशालिनी नगरी के चरणों को चूमती हुई दिधिवारा के निकट गंगा में मिल गई थी। इस विशाल नगरी का नाम वैशाली था। ये नगरी अति समृद्ध थी। उसमें 7,777 प्रासाद, 7,777 कूटागार, 7,777 आराम और 7,777 पुष्करनियां थी। धन जन से परिपूर्ण ये नगरी तब अपनी शोभा की समता नहीं रखती थी। ये लिच्छवियों के वज्जी संघ की राजधानी थी। विदेह राज्य टूटकर यह वज्जी संघ बना था। इस संघ में विदेह, लिच्छवी, क्षात्रिक, वज्जी, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव ये 8 कुल सम्मिलित थे, जो अष्टकुल कहलाते थे। इनमें प्रथम 4 प्रधान थे। विदेही की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, क्षात्रिकों की राजधानी कुंडपुर और वज्जियों की कोल्लाग थी। वैशाली पूरे संघ की राजधानी थी। अष्टकुल के संयुक्त लिच्छवियों का ये संघव्रात्य संकरों का संघ था और इनका ये गणतंत्र पूर्वी भारत में तब एक आदर्श और सामर्थ्यवान संघ था, जो प्रतापी मगध साम्राज्य की उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामरिक बाधा थी। नगरी के चारों ओर काठ का तिहरा कोट था, जिसमें स्थान स्थान पर गोपुर और प्रवेश द्वार बने हुए थे। गोपुर बहुत ऊंचे थे और उन पर खड़े होकर मीलों तक देखा जा सकता था। प्रहरीगण हाथों में पीतल के तूर्य लिए इन्हीं पर खड़े पहरा दिया करते थे। आवश्यकता होते ही वे इन्हें बजाकर नगर को सावधान कर देते और प्रतिहार तुरंत नगर रक्षकों को संकेत कर देते। इसके बाद आनन फानन सैनिक हलचल नगर के प्रकोष्ठों में दिखने लग जाती थी। सहस्त्रों भीम का योद्धा, लोहवन पहने, शस्त्र सज्जित, धनुष बाण लिए, खड्ग चमकाते, चंचल घोड़ों को दौड़ाते प्राचीर के बाहरी भागों में आ जुटते थे। वज्जी संघ का शासन एक राज परिषद करती थी, जिसका चुनाव हर 7वें वर्ष उसी अष्टकुल में से होता था। निर्वाचित सदस्य परिषद में एकत्र होकर वज्जी चैत्यों, वज्जी संस्थाओं और राज्य व्यवस्था का पालन करते थे। शिल्पियों और सेठियों के नगर में पृथक संघ थे। शिल्पियों के संघ श्रेणी कहते थे और प्रत्येक श्रेणी का संचालन उसका जेठक करता था। जल, थल और 8वीं के नियामकों की श्रेणियां पृथक पृथक थी। नगर में श्रेणियों के कार्यालय और निवास पृथक पृथक थे। बाहरी वस्तुओं का क्रय विक्रय भी पृथक पृथक हट्टियों में हुआ करता था, परंतु श्रेणियों का माल अंतरायण में बिकता था। सेठियों के संघ श्रेणियों का माल अंतरायण में बिकता था। सेठियों के संघ निगम कहलाते थे। सभी निगमों का प्रधान नगर सेठी कहलाता था और उसकी पदमर्यादा राजनीतिक और औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। वत्स, कोसल, काशी और मगध साम्राज्य से घिरा रहने तथा श्रावस्ती से राजगृह के मार्ग पर अवस्थित रहने के कारण ये स्वतंत्र नागरिकों का नगर उन दिनों व्यापारिक और राजनयिक संघर्षों का केंद्र बना हुआ था। देश देश के व्यापारी, जौहरी, शिल्पकार और यात्री लोगों से ये नगर सदा परिपूर्ण रहा करता था। श्रेष्ठी चत्वर में, जो यहाँ का प्रधान बाजार था, जौहरियों की बड़ी बड़ी कोठियां थी, जिनकी व्यापारिक शाखाएं समस्त उत्तराखंड से दक्षिणापथ तक फैली हुई थी। सुदूर पतित्थान से माहिष्मती, उज्जैन, गोनर्द, विदिशा,
कौशाम्बी और साकेत होकर पहाड़ की तराई के रास्ते सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशिनारा, पावा, हस्तिग्राम और भंडग्राम के मार्ग से बड़े बड़े सार्थवाह वैशाली से व्यापार स्थापित किए हुए थे। पूर्व से पश्चिम का रास्ता नदियों द्वारा था। गंगा में सहजाती और यमुना में कौशाम्बी पर्यंत नावें चला करती थी। वैशाली से मिथिला के रास्ते गांधार को, राजगृह के रास्ते सौवीर को तथा भुरुकच्छ के रास्ते से बर्मा को और पतित्थान के रास्ते बेबीलोन को तथा चीन तक की भारी भारी सार्थवाह जल और थल पर चलते रहते थे। ताम्रपर्णी, स्वर्णद्वीप, यवद्वीप आदि सुदूर पूर्व के द्वीपों का यातायात चंपा होकर था। श्रेष्ठी चत्वर में बड़े बड़े दुकानदार स्वच्छ परिधान धारण किए पान की गिलोरियां कल्लों में दबाए हंस हंस कर ग्राहकों से लेन देन किया करते थे। जौहरी पन्ना, लाल, मूंगा, मोती, पुखराज, हीरा और अन्य रत्नों की परीक्षा तथा लेन देन में व्यस्त रहा करते थे। निपुण कारीगर अनगढ़ रत्नों को शान पर चढ़ाते, स्वर्णाभरणों को रंगीन रत्नों से जड़ते और रेशम की डोरियों में मोती गूंजते थे। गंधी लोग केसर के थैले हिलाते, चंदन के तेल में गंध मिलाकर इत्र बनाते थे, जिनका नागरिक खुला उपयोग किया करते थे। रेशम और बहुमूल्य महीन मलमल के व्यापारियों की दुकान पर बेबीलोन और फारस के व्यापारी लंबे लंबे लबादे पहने भीड़ की भीड़ किया करते थे। नगर की गलियां संकरी और तंग थी और उनमें गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी थी, जिनके अंधेरे और विशाल तहखानों में धन कुबेरों की अतुल संपदा और स्वर्ण रत्न भरे पड़े थे। संध्या के समय सुंदर वाहनों, रथों, घोड़ों, हाथियों और पालकियों पर नागरिक नगर के बाहर सैर करने राजपथ पर आ निकलते थे। इधर उधर हाथी झूमते बढ़ा करते थे और उनके अधिपति रत्नाभरणों से सज्जित अपने दासों तथा शरीर रक्षकों से घिरे चला करते थे। दिन निकलने में अभी देर ही थी। पूर्व की ओर प्रकाश की आभा दिखाई पड़ रही थी। उसमें वैशाली के राजप्रासादों के स्वर्ण कलशों की धूमिल स्वर्ण कांति बड़ी प्रभावोत्पादक दिख पड़ती थी। मार्ग में अभी अंधेरा था। राजप्रासाद के मुख्य तोरण पर अभी प्रकाश दिख रहा था। पार्श्व के रक्षा गृहों में प्रहरी और प्रतिहार पड़े सो रहे थे। तोरण के बीचों बीच एक दीर्घकाय मनुष्य भाले पर टेक दिए हुए ऊँघ रहा था। धीरे धीरे दिन का प्रकाश फैलने लगा। राज कर्मचारी और नागरिक इधर उधर आने जाने लगे। किसी किसी हर्म्य से मृदिल तंतुवाद्य की झंकार के साथ किसी आरोह अवरोह की कोमल कोमल तान सुनाई पड़ने लगी थी। प्रतिहारों का एक नया दल तोरण पर आ पहुंचा। उसके नायक ने आगे बढ़कर भाले के सहारे खड़े ऊँघते मनुष्य को पुकार कर कहा, सावंत महानामन, सावध हो जाओ और घर जाकर विश्राम करो। महानामन ने सजग होकर अपने दीर्घकाय शरीर का और भी विस्तार करके एक जोर की अंगड़ाई ली और तुम्हारा कल्याण हो नायक कहकर वो अपना भाला पृथ्वी पर टेकता हुआ तृतीय तोरण की ओर आगे बढ़ गया। सप्तभूमि राजप्रासाद के पश्चिम की ओर प्रासाद का उपवन था, जिसकी देखरेख नायक महानामन के ही सुपुर्द थी। यहीं पर वो अपनी प्रौढ़ा पत्नी के साथ 38 वर्ष से अकेला एक रस आंधी पानी सर्दी गर्मी में रहकर गण की सेवा कर रहा था। अभी भी वो नींद में ऊँघता हुआ झूम झूम कर चला जा रहा था। अभी प्रभात का प्रकाश धूमिल ही था। उसने आगे बढ़कर आम्रकुंज में एक आम्र वृक्ष के नीचे एक श्वेत वस्तु पड़ी रहने का भान किया। निकट जाकर देखा तो एक नवजात शिशु स्वच्छ वस्त्र में लिपटा हुआ अपना अंगूठा चूस रहा था। आश्चर्यचकित होकर महानामन ने शिशु को उठा लिया। देखा तो कन्या थी। उसने कन्या को उठाकर हृदय से लगाया और अपनी स्त्री को वो कन्या देकर कहा, देखो प्रिय,
आज इस प्रकार हमारे जीवन की एक पुरानी साध मिटी है और वो उसी आम्रकानन में उस एकाकी दंपत्ति की आंखों के आगे शशि किरण की भांति बढ़ने लगी। उसका नाम रखा गया अम्बपाली, उसी आम्र वृक्ष की स्मृति में जहां से उसे पाया गया था।